हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले यार, वीडियो स्टार्ट करने के पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ज़रूर से ऑल पे सेट कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, और ये एक छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी में अपॉर्चुनिटी है। और आपने इस चीज़ को थंबनेल में भी देखा होगा कि अपॉर्चुनिटी के साथ मैंने हाई रिस्क भी लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये बहुत हाई रिस्की है, लेकिन जो हाई रिस्की होता है वही हाई रिवॉर्डिंग होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो सभी चीज़ों को याद रखते हुए, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बात करेंगे कि स्टॉक कैसा है कैसा नहीं है। तो स्टॉक का नाम है सुल्ला वाइनयार्ड्स। अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैप, तो इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 4100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। जैसे मैंने कहा था, एक छोटी कंपनी है। इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसके फंडामेंटल्स को, देन उसके बाद चलेंगे इसके टेक्निकल्स पे, थोड़ा बिजनेस को भी समझ लेंगे। तो ओवरऑल एक आप कह सकते हो कम्पैक्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल तीनों के ही बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो उससे भी पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन, कॉल टिप नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंपल ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज से मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी मेनली क्या करती है। कंपनी जो है इंडियाज लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर एंड सेलर है, ठीक है। और उसके बाद कंपनी अलग अलग नाम से, अलग अलग पॉपुलर ब्रांड से आप कह सकते हो, जैसे रसा हो गया, देन यहाँ पे दिंदोरी हो गया, उसके बाद यहाँ पे सतोरी हो गया, इसी तरह से मदिरा, दिया, ये अलग अलग जो है आप कह सकते हो ब्रांड्स है। फ्लैगशिप ब्रांड इनका जो है वो सुला है। और कंपनी करती क्या है, जैसे मैंने बताया, वाइन का प्रोडक्शन करती है, और इसके साथ वाइन्स को इंपोर्ट भी करती है, स्पिरिट्स को इंपोर्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये इसका एक बिजनेस हो गया, वाइन का बिजनेस। दूसरा बिजनेस जो है, ये जो है वाइन टूरिज्म वेन्यूज़ को ओनर एंड ऑपरेशन में लाती है। मतलब यहाँ पे जो है आप देख सकते हो वाइन यार्ड रिजॉर्ट्स हो गए, ठीक है, टेस्टिंग रूम्स हो गया, जैसे द वाइन टूरिज्म बिजनेस जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का दो बिजनेस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेवेन्यू बाइफर्केशन के बारे में, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो वाइन बिजनेस से 84% रेवेन्यू आता है, जो कि अपने ब्रांड से है। मैंने क्या बताया, दो बताया। एक वाइन का बिजनेस, जिसमें वाइन दो तरह से आप कह सकते हो कंपनी बेचती है। एक जो खुद बना के बेचती है, एक जो इंपोर्ट करके बेचती है। तो कंपनी जो खुद बना करके बेचती है अपने ब्रांड का, वो 84% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और जो कंपनी इंपोर्ट करवाती है वो 8% रेवेन्यू करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एंड वाइन टूरिज्म बिजनेस जो मैंने आपको बताया, वो भी 8% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। उसके साथ आप मार्केट लीडरशिप आप रीड कर सकते हो, इसके साथ आप जोग्राफिकल प्रेजेंस रीड कर सकते हो, कंपनी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। एंड कंपनी जो है ओवर 20 कंट्रीज, मतलब कंपनी ओवरसीज मार्केट में भी काम करती है काफ़ी। मतलब 2003 से कंपनी जो है बाहर भी काम करती है। स्पेन, फ्रांस, जापान, यूएस, यूके, ये सब जगह पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आप यहाँ पे देख पढ़ सकते हो। अब आप इन सब चीज़ों को रीड करना, मैंने जो मेन, जो आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट, जो समरी था बिजनेस का, जो आपको जानना ज़रूरी था कि कंपनी क्या करती है, कितने सेगमेंट है, और कंपनी का किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में। और सबसे पहले फंडामेंटल में चलेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। आपको याद रखना है कंपनी 4000 करोड़ की है, तो रिस्क की बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को याद रख के ही आपको आगे बढ़ना है। मैंने यहाँ पे जो है कंसोलिडेटेड नंबर्स को ओपन कर दिया है। तो 2021, 22, 23, ये चार नंबर्स हमारे पास, मतलब ये 4 साल का डेटा हमारे पास है। अगर आप टीटीएम को इंक्लूड करोगे तो 5 साल। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ परसेंटेज के बारे में, तो देख सकते हो 3 साल में सिर्फ 2% है, टीटीएम में 22% है। मतलब यहाँ पे टीटीएम में सेल्स ग्रोथ 22% अच्छा है, और 3 साल में 2% इज़ नॉट गुड। ये तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है। मतलब यहाँ पे पहले तो कोरोना की वजह से डिक्रीज हुआ था 2021 में, फिर 2022 में यहाँ पे आप देखोगे तो 424, 516, 533। तो यहाँ पे जो है ग्रोथ स्लो है, लेकिन फिर भी ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा।
क्योंकि पहले कंपनी लॉस में चली गई थी। यहाँ पे आप देखोगे तो 2020 में कंपनी लॉस में चली गई थी। 2021 में कंपनी प्रॉफिट में तो आई, बट 3 करोड़ का प्रॉफिट था। और उसके बाद जैसे ही कोरोना का टाइम पार हुआ, इनका जो वाइन टूरिज्म बिजनेस होगा ये भी काफ़ी इफेक्ट हुआ होगा कोरोना की वजह से। तो जब ये सब पार हो गया उसके बाद अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट तो 52, 84, 87, तो नेट प्रॉफिट में एक अच्छा राइज आया। और परसेंटेज वाइज देखोगे तो 3 साल का 109% है। मतलब ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा नहीं, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। टीटीएम में 62% है, विच इज़ वेरी गुड। तो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। ईपीएस ग्रोथ भी देखोगे तो बहुत अच्छा है। 2021 में 2 रुपये था, जो कि लगभग 10.5 रुपये का हो गया। और इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है मार्जिन। जो मार्जिन पहले 11% था वो 17 हुआ, 27 हुआ, 31 हुआ, तो मार्जिन इंक्रीज हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे आरओई अगर आप देखोगे तो 3 साल का आरओई 13% था, जो कि बढ़ करके 18% हो चुका है। तो आरओई भी इंक्रीज हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आरओई इंक्रीज होगा तो फंडामेंटल्स में इफेक्ट होगा, फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ईपीएस बढ़ेगा और सेल्स ग्रोथ को भी इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल जो डेटा है फिलहाल के लिए अभी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं एक बार स्टैंड अलोन में जाऊँ तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, मैं जस्ट डिस्कस करता हूँ। वैसे तो कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर ही जो है स्टॉक प्राइस चलता है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको वही सिचुएशन देखने मिलेगा कि यहाँ पे 5 साल 3 साल में कुछ खास डेटा नहीं है, बट यहाँ पे टीटीएम में बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ आया हुआ है। मतलब रिसेंटली बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ आया हुआ है। उसके साथ प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अच्छा ही है, ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको बताया था, कंपनी पहले लॉस में आ गई थी, फिर उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट करा और उसके बाद प्रॉफिट्स भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं, आप देख भी सकते हो। आरओई मैंने डिस्कस कर ही लिया है। तो यहाँ पे मैं फिर से कंसोलिडेटेड पे चलूंगा, बैलेंस शीट के ऊपर बात करते हैं। रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, 515 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स की बात करें तो 203 करोड़ की बोरिंग से रिसेंटली कंपनी ने बोरिंग्स कम भी किया है, काफ़ी ज़्यादा कम किया है। 400 करोड़ का बोरिंग था तो 200 करोड़ का हो चुका है। समझना इस चीज़ को, 400 करोड़ का बोरिंग था 200 करोड़ का हो चुका है। और लगभग 300 करोड़ का रिजर्व था जो 500 करोड़ का हो चुका है। तो बोरिंग्स आधे हो गए, रिजर्व्स लगभग डबल होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये अच्छी बात होती है कि बोरिंग्स कम कर रही है कंपनी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 54 करोड़ का है और जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है वो 137 करोड़ का है। तो मैं हमेशा कहता हूँ शॉर्ट टर्म बोरिंग ज़्यादा होना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरिंग से, जो कि है, तो ये बहुत अच्छी बात है। CWIP कंपनी कुछ खास नहीं करती है। इन्वेस्टर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 26% होल्डिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको वही लगेगा यार प्रमोटर्स के पास तो बहुत कम शेयर होल्डिंग है, और क्या प्रमोटर्स ने बेच करके सब वो निकल गए और पब्लिक फंस गई है। तो देखो ऐसा नहीं है, आपको ये भी देखना होगा कि प्रमोटर के साथ कौन कौन है, क्या स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर है। तो बिल्कुल हाँ, FIIs के पास 20% है, DIS के पास लगभग 17.5% है और पब्लिक के पास 35% है। और अगर आप एक और चीज़ देखो पब्लिक में, अगर मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करता हूँ तो पब्लिक में भी आपको काफ़ी सारे HNIs देखने मिलेंगे। तो HNIs को भी हटाता हूँ क्योंकि HNIs भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप इसे 4 मान लो, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैं अप्रॉक्सीमेटली 13% मान लेता हूँ, 30। तो अगर मैं 35 में से 13 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे एक बार आप फिर भी अपने एंड से चेक कर लेना, सही है। 22% जो है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग है, ठीक है। बाकी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। पहली बात, मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग जितना कम उतनी अच्छी बात। तो 22% इज़ वेरी डिसेंट अमाउंट, थोड़ा मैं इसे कम की साइड ही रखूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग 22% कम है, जो कि मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात, अगर आप देखोगे यहाँ पे FIs DIs का होल्डिंग तो मैंने आपको दिखा दिया। सेकंड थिंग, यहाँ पे इन्होंने लगातार बाइंग भी करी है, आप ये भी देखो। पहले इनका सिर्फ FIs का 6% के आसपास का होल्डिंग हुआ करता था, जो कि अभी 20% हो चुका है। DIs का लगभग 11% होल्डिंग हुआ करता था, जो अभी 17 का हो चुका है। और पब्लिक के पास लगभग 55% का होल्डिंग हुआ करता था, जो अभी 35 हो चुका है। तो यहाँ पे जो है शेयर होल्डिंग वो किधर जा रहा है, वो वीक हैंड्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। खैर, ये सब तो बातें होगी फंडामेंटल की, एंड फंडामेंटल में ही हमारे काफ़ी सारा टाइम निकल गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी क्या चीज़ है, मैं अपॉर्चुनिटी आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक तो यहाँ पे ऊपर भाग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अभी ऑल टाइम हाई से ज़्यादा डाउन नहीं है, ऊपर ही है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ आप देख रहे हो कि मोस्टली यहाँ पे, एक बार मैं से लोड कर लूँ, आई थिंक ये आया नहीं जो मैं यहाँ पे मैंने मार्क करा था। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स में डिस्कस करता हूँ, मेनली आप ये देखोगे
कि वो जो है या तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, या तो ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है, या तो ऑल टाइम हाई पहुंचने वाले हैं, या उसको ब्रेक कर चुके हैं, मतलब ऐसा ही आपको दिखने मिलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यार, अब क्या है, जो स्टॉक्स चलना स्टार्ट कर चुके हैं वही आगे चलने वाले हैं। जो स्टॉक्स नहीं चलना स्टार्ट किया है, जिन स्टॉक्स ने अभी तक नहीं चलना स्टार्ट किया है, उन स्टॉक्स का आगे चलना बहुत मुश्किल है। आप खुद समझो इस चीज़ को। जो स्टॉक्स थोड़े, देखो जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं वो चलना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, ठीक है। जिनके फंडामेंटल में थोड़ी गड़बड़ी है वो रुक रहे हैं, जिनका फंडामेंटल ठीक ठीक है वो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो ये चीज़ है। इसका मतलब ये अगर ऑल टाइम हाई पे है, इसका मतलब ज़रूर इसके फंडामेंटल में कुछ बात होगी, ज़रूर कंपनी में कुछ बात होगी, तभी ये भी ऑल टाइम हाई पे है। तो यही चीज़ है। अभी जिस तरह का सिनेरियो है, तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे मिड कैप्स आगे चल चुके हैं। तो यहाँ पे आप अब वो टाइम नहीं है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अभी वो टाइम नहीं है कि आपको सपोर्ट पे एकदम बॉटम पे कोई भी स्टॉक ऑल टाइम, आप कह सकते हो 52 वीक्स लो पे मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो अपने एक सबसे मेजर सपोर्ट पे मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। आपको स्टॉक्स थोड़े ऊपर ही मिलेंगे। एंड हाँ, ये भी बात है कि आपको ये मिल जाएगा, कोई ऐसा स्टॉक आपको मिलेगा जो कि अपने सपोर्ट पे अवेलेबल हो, एकदम अपने मेजर सपोर्ट पे, जहाँ से वो 1 साल पहले से सपोर्ट ले रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल हो। अगर वो वहाँ से अभी तक चला नहीं है तो आगे भी बहुत प्रॉब्लम होगी इसको चलने में। अगर कोई स्टॉक नॉर्मल स्टॉक, अगर कोई नॉर्मल फंडामेंटल के साथ स्टॉक अगर 20% भागेगा, वो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 5-10% ही भाग पाएगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे। दूसरी बात, अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, आप देखोगे ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे स्टॉक आकर के पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद इसने जो है सपोर्ट लेना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, और अभी भी ये वहीं पे अवेलेबल है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज भी हमारे पास है। आप देख सकते हो 50 डेज का मूविंग एवरेज है हमारे पास, और ये 50 डेज का मूविंग एवरेज एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट से ये जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रांग बन जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे हल्का सा कंसोलिडेशन का फेज भी चल रहा है, मतलब थोड़ा ये कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से ये स्ट्रांग बन जाता है ये लेवल। दूसरी बात, एक बात ये आती है, ठीक है स्ट्रांग बन गया तो यहाँ पे जो है सपोर्ट के हिसाब से इसे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, एक मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर ये ब्रेक हो गया तो क्या? मैं हमेशा बात करता हूँ कन्वर्स के बारे में कि मतलब हमेशा बात करता हूँ इसके ऑपोजिट के बारे में कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अगर ये नहीं हुआ, अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं आया इन सब चीज़ों के बावजूद, तो ये ब्रेक होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे जो है इस बॉक्स को ये ब्रेक करेगा, एंड ये वापस यहाँ पे आएगा, एंड ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जहाँ पे अगर देखो एवरेज डाउन अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे भी काफ़ी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिला हुआ है, एंड एक बार 4 बार रेजिस्टेंस मिला हुआ है, एक बार सपोर्ट मिला हुआ है। तो रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, और जो कि ऊपर भी ऑब्वियसली रेजिस्टेंस सपोर्ट ही बना है। तो ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच रहा है। तो अगर यहाँ तक गिर गया बाय एनी चांस, तो 200 डेज का मूविंग एवरेज एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, विच इज़ अगेन प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे जहाँ तक बात है कि क्या यहाँ तक आ सकता है, तो देखो यार किसी को नहीं पता। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। जो भी होगा मैंने बता दिया है, चांसेस थोड़े कम ही लगते हैं, बट देखते हैं जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर इसके नीचे ब्रेक हो जाता है तो क्या? तो देखो यार, जाने को तो ये 0 तक भी जा सकता है, बट जहाँ तक थोड़ा सेंस बनता है बात करने का वहीं तक बात करेंगे इसी के साथ। और वैसे भी अगर ब्रेक डाउन करेगा तो मैं हूँ, वीडियोस बनाऊंगा, टेंशन मत लो। सब्सक्राइब करना जरूरी है। बस एंड करते हैं इसी के साथ वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करना अगर आपको इसी तरह से और भी कोई वीडियोस चाहिए तो वीडियो कैसा लगा ये सब बताना। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।